आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं जागते रहो, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच का जो तनाव है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अभी हाल ही में सैटेलाइट से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है वो ये बता रही है कि यह मामला अभी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। रूस भले ही ये कह दे कि उसने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, बॉर्डर से हटा लिया है, लेकिन ये तस्वीरें ये बता रही है कि यूक्रेन की सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये बता रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि कल का दिन जो है वो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि कल वहां होने वाला जो युद्धाभ्यास है उसमें खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद होंगे। तो पुतिन की मौजूदगी क्या संकेत दे रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। जंग का खतरा अभी टला नहीं। यूक्रेन और रूस में युद्ध की आहट तेज। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों की तैनाती इस तनाव को और बढ़ा रही है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि यूक्रेन की सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ होता है कि रूस की सेनाएं यूक्रेन को घेर रही हैं और यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिक एयरफील्ड और तोपखाने देखे जा सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण बेलारूस और क्रीमिया में भी रूसी सैनिकों की गतिविधियां देखी जा सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि रूस की सेनाएं उस स्थिति में हैं, वो कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकती हैं। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला विनाशकारी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गुजारिश की कि संकट के समाधान के तौर पर राजनयिक बातचीत जारी रखी जाए। रूस को अमेरिकी चेतावनी। वहीं अमेरिका की ओर से भी यूक्रेन रूस संकट के बीच राजनयिक बातचीत का स्वागत किया गया है। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस को भी ये चेतावनी दी है कि अगर हमला होता है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। रूस के खिलाफ प्रतिबंध की तैयारी। रूस और यूक्रेन के संकट के बीच यूरोपीय देश रूस पर कड़े प्रतिबंध की तैयारी में हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री का कहना है कि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कठोर होंगे। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी OSCE में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने संभवतः 1,90,000 सैनिकों को तैनात किया है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए कनाडा, यूरोप और नाटो देशों के नेताओं के साथ जल्द ही एक सम्मेलन करने वाले हैं। सैन्य अभ्यास देखेंगे पुतिन। इस बीच रूसी सैनिकों का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। शनिवार को होने वाले सैन्य अभ्यास में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहेंगे। पुतिन के साथ बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी सैन्य अभ्यास के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं अमेरिकी दावों से उलट रूस का ये कहना है कि उनके सैनिक सैन्य अभ्यास के बाद लगातार सीमा से वापस लौट रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभ्यास खत्म होने के बाद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बेस पर वापस लौट रही हैं। यूक्रेन से लौटेंगे भारतीय छात्र। दूसरी ओर जंग के खतरे के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की तैयारी भी तेज हो गई है। एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए 22 फरवरी से 3 फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगी। एयर इंडिया की ये उड़ानें 22, 24 और 26 फरवरी को संचालित होंगी। एयर इंडिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बहरहाल यूक्रेन और रूस के बीच जंग का खतरा अभी भी बना हुआ है। दोनों ही देश अपनी खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन में दूसरे देशों के रहने वाले लोगों में खौफ भी साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और युद्ध की इस आहट के बीच जो रूस है वो नेटो देशों को परमाणु जंग की धमकी दे रहा है, तो वहीं अमेरिका भी ऐसा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहे रूस की राह इतनी आसान नहीं है। अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो देशों को परमाणु जंग की धमकी रूस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है,
क्योंकि रूस की धमकी के बाद अमेरिका न सिर्फ सावधान है, बल्कि उसने भी रूस से युद्ध की खास रणनीति बना रखी है। रूस को घेरने की तैयारी में अमेरिका। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में करीब 100 परमाणु बम तैयार कर रखे हैं। जिन देशों में अमेरिका ने परमाणु बमों की तैनाती की है वे देश है बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की। बताया ये भी जा रहा है कि इन परमाणु बमों को दागने के लिए अमेरिका ने F-16 समेत कई लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात कर रखा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन तनाव के मद्देनजर अपने B-52 परमाणु बॉम्बर को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकानों पर भेज रखा है। दरअसल यूरोप में अमेरिका ये सभी तैयारियां रूस की ओर से नाटो देशों पर हमले के खतरे को देखते हुए बहुत पहले से की गई है। कितना शक्तिशाली है रूस? वहीं अगर रूस की ताकत देखें तो व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस दुनिया के शक्तिशाली देशों की श्रेणी में अपना मजबूत स्थान रखता है। रूस के पास दुनिया के खतरनाक हथियार हैं, जिनके जरिए वो किसी भी दुश्मन देश को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। इन हथियारों की तैनाती भर से दुश्मन देशों की बेचैनी बढ़ जाती है। रूस के पास सबसे बड़ी शक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम रूस के पास है और इसका परीक्षण आज से 6 दशक पहले किया गया था। रूस ने अपना सबसे पहला परमाणु बम अगर यूक्रेन पर फोड़ा तो धमाका होते ही यूक्रेन में भारी तबाही तय है। रूस का ये बम कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए समूचे गोले बारूद से भी ये बम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये बम एटम बम और हाइड्रोजन बम की तकनीक मिलाकर तैयार किया गया था। इस बम को जार बम भी कहा जाता है। रूस के विनाशक हथियार, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें रूस की ताकत को और बढ़ाती हैं। ये हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल रूस के MiG-31 लड़ाकू विमानों पर लगी हुई है। रूस का अगला विनाशक हथियार है 2S7 पियोन तोप, जिसे सोवियत एटॉमिक तोप भी कहते हैं। ये कम दूरी में परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस के पास बेलगोरोड परमाणु सबमरीन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। ये सबमरीन पोसाइडन टारपीडो से लैस है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। इस सबमरीन की लंबाई 604 फुट और वजन 14,700 टन है। ये रूसी सबमरीन किसी भी जंग का नक्शा बदलने में सक्षम है। इसके अलावा रूस के हथियारों के जखीरे में 336 अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें, 2,840 टैंक, 5,220 हथियारबंद वाहन और 4,684 तोपें हैं, जो दुश्मन देशों की नींद खराब कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर 2008 के अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट केस में आज जो विशेष कोर्ट है उसने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया। 49 अभियुक्तों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई और इतना ही नहीं, विशेष कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश इसके जरिए रची गई थी। नरेंद्र मोदी देश के लिए करते हैं, जीते हैं, और देश के दुश्मन नरेंद्र मोदी के जान लेने पर तुले हैं। एक आतंकी और उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है। 49 अभियुक्तों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है, 11 को उम्र कैद की सजा मिली। बता दें कि 2008 में अहमदाबाद में 20 जगहों पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
विशेष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बम ब्लास्ट के जरिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। अस्पताल दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी के लिए साजिश रची गई है। वो हमेशा से देश के दुश्मनों के टारगेट पर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के लिए करते हैं, जीते हैं, और देश के दुश्मन नरेंद्र मोदी के जान लेने पर तुले हैं। पंजाब में घटना घटी, जब वो गुजरात में थे तो गुजरात में घटना घटी। बिहार का सीरियल ब्लास्ट जो हुआ वो मोदी की हत्या की ही तो साजिश थी। अहमदाबाद ब्लास्ट में 38 आतंकियों को फांसी के फैसले पर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा पर गंभीर आरोप लगा दिए। योगी ने कहा, सपा का हाथ आतंकियों के साथ है। आज गुजरात के अहमदाबाद के एक न्यायालय ने गुजरात के एक सीरियल ब्लास्ट के मामले में अपना फैसला सुनाया है। उसमें मृत्युदंड प्राप्त होने वाला एक आतंकी का संबंध दुर्भाग्य से आजमगढ़ से भी है और उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। आप अनुमान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के मंसूबे क्या हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में विशेष अदालत के फैसले को जमीयत उलेमाए हिंद हाईकोर्ट में चुनौती देगी। इस बीच सीरियल ब्लास्ट में आए फैसले को लेकर सीएम योगी ने सपा को घेरने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी यानी कि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है। वो ये कह रहे हैं कि वो खालिस्तानियों के खिलाफ बोलकर दिखाएं, जबकि मैं खालिस्तानी लोगों से खून के अंतिम कतरे तक लड़ता रहूंगा। विश्वास की केजरीवाल को चुनौती। मैं उसे चुनौती देता हूं, देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा। विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल की सफाई। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है। मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं। बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। एक कवि ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ललकार दिया और चुनौती दे डाली कि पंजाब को केजरीवाल क्यों खालिस्तान बनाना चाहते हैं। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं, अगर दम है तो सामने आकर इनकार करके दिखाएं। आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? पहले कुमार विश्वास ने ललकारा, फिर ट्विटर पर कह दिया, फ्लावर समझे क्या, फायर हूं मैं। मौका लपकते हुए राहुल गांधी भी मैदान में कूद गए। विश्वास के ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केजरीवाल जी सीधा जवाब दो, कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं, हाँ या ना। प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल एक दिन पहले ही विश्वास के आरोपों पर ही रैली में कहा था, ये बहुत गंभीर बात है। उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। अब केजरीवाल विश्वास के आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। विश्वास हास्य कवि हैं और मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता। एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। केजरीवाल विश्वास के आरोपों पर फिर सुपर डिफेंसिव हो चले और विश्वास पर तंज कसते हुए कह दिया, एक कवि ने आतंकी को पकड़ लिया, अगर एक हास्य कवि को मैं आतंकवादी लगता हूँ तो फिर मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ। मैं अस्पताल बनवाता हूँ, बिजली फ्री करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो
सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। विश्वास ने आरोपों की गेंद एक बार फिर केजरीवाल के पाले में डाल दी है। अब देखना होगा विश्वास की इस पलटवार पर केजरीवाल फिर कौन सी सफाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।